नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस जी जान से जुटी हुई है। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल को मदद करने वाले कई सहयोगियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अमृतपाल पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। 14 दिन से तलाश, कहां है अमृतपाल? भगौड़े की तलाश, 300 डेरों में सर्च ऑपरेशन। एमपी की राय, पाकिस्तान चला जाए। कौन दे रहा है अमृतपाल को संरक्षण? खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 14 दिन से फरार है। भगौड़े की तलाश में पंजाब पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं। पंजाब पुलिस के जवान शहर शहर खाक छान रहे हैं। भगौड़े की तलाश में पंजाब पुलिस ने जालंधर, कपूरथला और भटिंडा के डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के धार्मिक स्थलों में छिपने का इनपुट भी मिला, जिसके बाद अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर समेत पंजाब के सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब के 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और भटिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस एक स्विफ्ट कार की तलाश कर रही है, जिसमें होशियारपुर में इनोवा छोड़ अमृतपाल फरार हुआ। वहीं संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अमृतपाल की हिमायत करते नजर आए। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगौड़े अमृतपाल को पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। और सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको नेपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया था, अपने पाँव में थे जब पकड़ा गया है, हमने सरेंडर थोड़ी किया। 80 दफ़ा हमको प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह ने, मैं जब अमृतसर में था 2015 में, तो मेरे घर के रात के 2 बजे सुबह मैं अपने बिस्तर में सोया पड़ा था और पुलिस जिसने शराब पी हुई थी मोटे मोटे आके मेरे को अपने बिस्तर में से उठा के तो अपने थाने में ले गए थे। मेरे को सोए को तो पकड़ा था, मैंने सरेंडर थोड़ी किया कभी। कोई सिख नहीं करता है सरेंडर। ये बहुत कायरतात्मक बात होती है कि सरेंडर करो सरेंडर करो। क्यों सरेंडर करें हम? हमारी ये धरती नहीं है। दूसरी तरफ अमृतपाल की तलाश में जुटी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर के पंजाब सरकार के खिलाफ विरोधी सुर उठने लगे। इसी कड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध मार्च निकाला। कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि खालिस्तान के मुद्दे पर सरकार जानबूझकर पंजाबी नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੈਂਸ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ रोज दी रोज किन्ने बच्चे जेडे इन्वॉल्व विच कीते गए। वहीं अमृतपाल एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। गुरुवार को अमृतपाल का दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें अमृतपाल ने कहा कि मैं विदेश नहीं भागूंगा, जल्द ही लोगों के सामने आऊंगा। मैं भगौड़ा नहीं हूँ, बस बगावत के दिन काट रहा हूँ। अमृतपाल का वीडियो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, अमेरिका के 8 IP एड्रेस से इंटरनेट पर डाला गया। अमृतपाल 26 मार्च को ही पंजाब आ गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो कपूरथला के फगवाड़ा के एक डेरे में छिपा था। पुलिस ने जो स्कॉर्पियो कार को फगवाड़ा के डेरे से बरामद किया, उसे 6 महीने पहले जोगा सिंह नाम का एक सेवक बधारपुर गुरुद्वारा पीलीभीत से लेकर गया था। ये कार पुलिस ने फगवाड़ा के डेरे से बरामद की। साथ ही पुलिस ने जोगा सिंह को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हैदराबाद को दिलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन जैसे ही ये जानकारी तमाम खुफिया एजेंसियों को मिली, उसके बाद पुलिस अलर्ट पर आ गए और सावधानी बरती गई। लोगों से अपील की गई कि आप सभी लोग भी सावधान रहिए। अब बात पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी को लेकर भड़की उस हिंसा की करते हैं, जिसके शोले आज भी भड़कते हुए दिखाई दिए। हावड़ा एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं बिहार के सासाराम में भी हिंसा की तपीश की आग पुलिस और कानून व्यवस्था ने सरेंडर कर दिया। उपद्रवियों ने दोनों जगहों पर जमकर हंगामा काटा और हालात बद से बदतर होते दिखाई दिए। देखें।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर से दंगाइयों का कहर बरपा। यहाँ रामनवमी को हिंसा के बाद एक बार फिर से दो गुटों के बीच टकराव हुआ। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बेकाबू दिखाई दिए कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खुल गई। हावड़ा में हुड़दंगियों के सामने पुलिस नतमस्तक दिखाई दी। तस्वीरें साफ साफ इस बात की तस्दीक कर रही हैं, जहां हावड़ा में दंगाई हिंसा करने में मस्त दिखाई दिए तो उनकी इस करतूत के सामने बंगाल पुलिस के हौसले पस्त दिखाई दिए। सच तो यही है कि शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इन लफंगों के सामने कानून व्यवस्था धराशायी हो गई। हावड़ा में बवालियों ने जमकर बवाल काटा, खून खराबा कर तांडव मचाया और कानून व्यवस्था को सरेआम चुनौती दी। रामनवमी के मौके पर गुरुवार को पत्थरबाजी और आगजनी ने लोगों को डरा दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन किसी तरह से इस हिंसा पर काबू पाने में कामयाब हो गया, लेकिन एक बार फिर से हावड़ा शहर सुलग उठा। एक बार फिर से पत्थरबाजों ने शहर को अपने आगोश में लिया और जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसा पर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। उन्होंने हावड़ा में हुई हिंसा पर अपनी बात तो रखी और इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। कहा कि हमने किसी शोभा यात्रा में रोक नहीं लगाई, हमने किसी को रामनवमी यात्रा निकालने से नहीं रोका। इस हिंसा को बीजेपी ने प्लान के साथ अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। इसका जिम्मा संभाला अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी महफूज नहीं रह गया है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर दंगा है, मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी करेंगे ये लोग अभी, क्योंकि डर गए हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके ये फिर राजनीति करना चाहते हैं, पूरे देश में वो शांतता भंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। भले ही पश्चिम बंगाल को लेकर सियासी दल नफे नुकसान के हिसाब से वार पलटवार में जुट गए हों, लेकिन जिस तरह से पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल का हावड़ा हिंसा की चपेट में सुलग गया। सरेआम पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, लोगों के घरों को निशाना बनाया। इससे पहले गुरुवार को शिवपुरी में शोभा यात्रा निकालने को लेकर उपद्रव मचाया गया। लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बंगाल पुलिस भले ही कड़े एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से हावड़ा हिंसा की आग में झुलसता दिखाई दिया, उससे विरोधी दलों को ममता सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक और पश्चिम बंगाल का हावड़ा हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो दूसरी ओर बिहार के सासाराम में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले भड़कते दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन दो पक्षों के विवाद को किसी तरह से शांत करता, उससे पहले ही हुड़दंग मचाने वालों के सामने कानून व्यवस्था ने सरेंडर कर दिया। सासाराम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था का कैसा बंदोबस्त था। ऐसा लगता है कि जैसे कानून व्यवस्था संभालने वाले दंगाइयों के सामने बेबस हो गए। सड़कों पर उन्हें खुले सांड की तरह बवाल काटने के लिए छोड़ दिया गया। सासाराम में पत्थरबाजों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, वाहनों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। शहर में गोला बाजार की ओर जाने वाली सड़क का आलम देख लीजिए, जो अब ईंट पत्थरों से पटी पड़ी है, क्योंकि पत्थरबाजों ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ धावा बोल दिया। इन दंगाइयों को काबू करने की कोशिश में 2 पुलिस वाले घायल हो गए।
फिलहाल बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू कर दी गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इसके साथ ही गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल है कि आखिर हिंसा की आग में बिहार का सासाराम कैसे सुलगने लगा? क्या सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं था? क्या हिंसा करने वालों पर पुलिस की नजर नहीं थी? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 4 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया था? और अब जब सासाराम हिंसा की आग की चपेट में सुलग रहा है तो लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोलिंग एक ऐसा शब्द जिससे आप सभी वाकिफ भी होंगे और भुक्तभोगी भी। सभी ने कभी न कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को किसी न किसी रूप में झेला ही होगा, लेकिन अधिकतर केसेस में बात कार्रवाई तक पहुंच ही नहीं पाती और आरोपी बेफिक्र होकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन हैदराबाद में पुलिस ने सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले ऐसे ही ट्रोलर्स के खिलाफ शिकंजा कसा है। आखिर कैसे, देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अब नहीं आसान। ट्रोलिंग करना पड़ेगा महंगा। हैदराबाद में ट्रोलर्स के खिलाफ शिकंजा। पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। साइबर अपराध विंग ने पिछले महीने ट्रोलिंग के 20 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 8 ट्रोलर्स को नोटिस जारी किया गया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में पुलिस को बीआरएस नेता और एमएलसी की कविता का अपमान करने वाली ऑनलाइन सामग्री के बारे में कई शिकायतें मिली थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया इन ट्रोलर्स ने अधिक ट्रैक्शन पाने के लिए और आर्थिक लाभ के लिए कंटेंट पोस्ट किया। पुलिस ने कहा कि अभी इस बात की जांच की जानी बाकी है कि क्या वो राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि ये कड़ी कार्रवाई एक संदेश है कि आरोपी गुमनामी की आड़ में बच नहीं सकते। क्या होती है इंटरनेट ट्रोलिंग? इंटरनेट ट्रोलिंग में किसी व्यक्ति का मकसद सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को उकसाना, चिढ़ाना, भड़काना और किसी विषय संबंधित सामान्य चर्चा में बुरी तरह से पेश होना होता है। ज्यादातर ट्रोलिंग की शुरुआत हंसी मजाक के साथ होती है, लेकिन अंत तक ये समस्या विकराल रूप ले लेती है, जहां लोगों को गाली गलौज और थ्रेट्स तक मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ट्रोलिंग को लेकर कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जिनके जरिए पीड़ित शिकायत कर सकता है। ट्रोलिंग के क्या है नियम? जब ट्रोलिंग हद से ज्यादा बढ़ जाए तब आपको जल्द से जल्द कानूनी एक्शन लेना चाहिए, जिसके तहत अपराधी को सबक सिखाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियां पोस्ट करता है तो उस पर धारा 354A आईपीसी के तहत कंप्लेंट की जा सकती है, जिससे अपराधी को 1 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील पोस्ट या मैसेजेस भेजता है तो इसमें 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान होता है। इसके अलावा ट्रोलर्स के मैसेज के अनुसार आप उस पर आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न, मानहानि, ऑनलाइन स्टॉकिंग और अश्लील सामग्री भेजने संबंधित कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनों का इस्तेमाल साइबर बुली और ट्रोल्स के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल का 16वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच से होगा। पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कैसा रहने वाला है इस बार क्रिकेट का ये महाकुंभ, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट का महाकुंभ सजकर तैयार। 52 दिन, 10 टीमें, 874 मुकाबले। कौन बनेगा सीरीज 16 का सरताज? आईपीएल 16 के महाकुंभ में कुल 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल 2023 का लीग राउंड 52 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें 70 लीग मैच और 4 प्लेऑफ मुकाबले होंगे। लीग राउंड का आखिरी मैच 21 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के मैच 12 शहरों में खेले जाएंगे। ये शहर हैं अहमदाबाद, मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और धर्मशाला।
मैच शुरू होने की टाइमिंग दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे की है। लीग मैच के दौरान सभी टीमें 14-14 मुकाबले खेलेंगी। इनमें से 7 होम स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि बाकी 7 दूसरे स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 28 मई को होगा। इस बार आईपीएल में कुल 10 टीमें खेल रही है। कौन कौन सी टीमें हैं आप ये भी जान लीजिए। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, ताज नगरी आगरा में भारत 24 ने आज वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम किया। इस दौरान कार्यक्रम में डीसीपी सिटी विकास कुमार पहुंचे, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट आनंद सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हुए। इस दौरान डीसीपी सिटी विकास कुमार ने आगरा में प्रशासनिक सुधार को लेकर अपनी बात रखी। जब वोकल फॉर लोकल की बात आती तो लोकल की सुरक्षा को लेकर किस दिशा में है आगरा पुलिस? थैंक यू। जैसा आपने जो प्रश्न का शुरुआत किया उसी में आपने बताया कि बदलाव तो शुरू हो गया है और जो कमिश्नरेट प्रणाली सरकार ने लागू की है वो इस बदलाव का एक अंग है। तो कमिश्नरेट प्रणाली में एक काफ़ी बड़े अफसर आपके पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, तो ये यहाँ के लोकल के लिए, लोकल की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक कदम है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आप हमसे जानना चाह रहे थे कमिश्नरेट व्यवस्था में अंतर क्या आता है, तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या और उनका सुपरविज़न काफ़ी बढ़ जाता है। और जो कि सिटी पॉपुलेशन कह लीजिए, उसके लिए जो व्यवस्था देश में वर्षों से चली आ रही है अलग अलग राज्यों में, तो वैसे जो अधिकार हैं यूपी सरकार ने पुलिस को यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम में दिए हैं, जो कि लोकल की सुरक्षा को और भी बढ़ाएगा और अपराध नियंत्रण में काफ़ी कारगर साबित होगा।